नमस्कार। आज अब हम देख रहे हैं क्लासिकल प्रणाली में मजदूरी दर। प्रतिष्ठित आर्थिक सिद्धांत में मजदूरी दर को रोज़गार का एक बहुत महत्वपूर्ण निर्धारक माना है और इसमें इनका ये कहना था कि मजदूरी की दरों में नम्यता होती है। अगर मान लें मजदूरी की मांग स्थिर रहते हुए श्रम की पूर्ति बढ़ जाती है तो मजदूरी की दरें घट जाती है और इस घटी हुई मजदूरी की दरों पर अतिरिक्त श्रमिकों को रोज़गार प्रदान करना संभव होता है। और इनका ये भी मानना था कि श्रम की मजदूरी उनकी सीमांत उत्पादकता के द्वारा निर्धारित होती है। तो ये डिमांड फॉर लेबर या श्रम की मांग उनकी वास्तविक मजदूरी से ऋणात्मक रूप से नेगेटिवली रिलेटेड है। इनमें आपस में ऋणात्मक संबंध है। जैसे ही श्रम की मांग बढ़ती है उसकी वास्तविक मजदूरी कम हो जाती है और अगर श्रम की मांग कम होती है तो वास्तविक मजदूरी बढ़ जाती है। इसी तरह से इनका ये मानना था कि ये जो श्रम की मांग है ये ये हमारी वास्तविक श्रम की मांग हमारी वास्तविक मजदूरी का फलन तो है ही, साथ में ये श्रम की सीमांत भौतिक उत्पादकता पर निर्भर करता है। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि डिमांड फॉर लेबर इज़ फंक्शन ऑफ W/P एंड इट इज़ इक्वल टू MPP, यानी श्रम की सीमांत उत्पादकता, मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ लेबर। इसी तरह से इनका ये कहना है कि ये जो श्रम की पूर्ति है ये हमारी वास्तविक मजदूरी से का फंक्शन है और ये फंक्शन इनका ये जो संबंध है ये पॉजिटिव संबंध है कि जैसे ही श्रम की पूर्ति बढ़ेगी वास्तविक मजदूरी भी बढ़ेगी। और फाइनली ये इन दोनों में इक्विलिब्रियम देखते हैं कि इनमें इक्विलिब्रियम AC के कारण होता है। इसके बाद ये बात करते हैं, अच्छा इसमें इन्होंने ये भी कहा कि मौद्रिक मजदूरी कि जो मौद्रिक मजदूरी है वो MPPL इंटू P के बराबर होती है। ये यानी श्रम की सीमांत उत्पादकता और उसकी कीमत, इसके बराबर हमारी वास्तविक हमारी वेज, सॉरी M में ये W है, हमारी मौद्रिक मजदूरी होती है। तो एक ये रिलेशनशिप इन्होंने इसमें बताया। अब हम आगे बात करें उत्पादन और रोज़गार के प्रतिष्ठित सिद्धांत की। तो क्लासिकल अर्थशास्त्र में सामान्यतः पूर्ण रोज़गार की धारणा इन्होंने इसके अंदर मानी है और अल्पावधि में जब कभी ऐच्छिक और प्रतिरोधात्मक बेरोज़गारी की स्थितियां उत्पन्न होती हैं लेकिन मुक्त बाज़ार अर्थव्यवस्था में सदैव ऐसी शक्तियां क्रियाशील रहती हैं जो स्वतः पूर्ण रोज़गार की स्थिति स्थापित कर देती हैं। तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का ये मानना था कि अति अल्प अवधि को छोड़कर सामान्यतः कुल मांग कभी भी कुल पूर्ति से कम नहीं हो सकती, क्योंकि JB-से का नियम है कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है। तो अर्थव्यवस्था में कुल मांग और कुल पूर्ति की समानता के कारण सामान्यतः पूर्ण रोज़गार की स्थिति हमेशा रहती है। क्लासिकल सिद्धांत के अनुसार किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन की मात्रा, रोज़गार के स्तर, पूंजी की मात्रा, टेक्नोलॉजी और देश में उपलब्ध प्राकृतिक साधनों पर निर्भर करती है। पर पूंजी, स्टॉक, टेक्नोलॉजी और प्राकृतिक साधनों की पूर्ति प्राय स्थिर रहती है। अतः उत्पादन मुख्यतः रोज़गार
के स्तर पर निर्भर करता है। और इसके लिए इन्होंने ये वाला समीकरण बताया, ओ यानी उत्पादन की मात्रा इस फंक्शन ऑफ के टी एल। के कैपिटल है, टी टेक्नोलॉजी है, एल लेबर है, जो कि प्राय स्थिर रहते हैं, इसीलिए हमने ये ऊपर इनके ये बार्स लगाई हैं, लाइन लगाई हैं। तो ये इन्होंने इसमें माना और इनका ये कहना था कि उत्पादन हमारा सीधा सीधा फंक्शन होता है एन का। एन मीन्स रोज़गार का। तो ये इन्होंने इसमें माना और इसके अंदर फिर इन्होंने ये भी माना कि सप्लाई ऑफ लेबर इज़ फंक्शन ऑफ W/P या वास्तविक मजदूरी, और अल्टीमेटली ये DL = SL हो जाता है। इसका इन्होंने रेखा चित्र से भी निरूपण किया और ये बताया कि हमने जैसे ये OY एक्सेस के ऊपर लिया है उत्पादन और OX एक्सेस पर लिया है रोज़गार, और इसी के नीचे हमने OY एक्सेस पर लिया है वास्तविक मजदूरी W/P, और OX एक्सेस पर वापस यही सेम रोज़गार। ये O वक्र हमारा उत्पादन वक्र है और नीचे ये हमारा सप्लाई फॉर लेबर और ये डिमांड फॉर लेबर वक्र है। अब मान लें हमारा उत्पादन इस बिंदु पर हो रहा है, या O2 के बराबर उत्पादन हमारी अर्थव्यवस्था में हो रहा है, और तो रोज़गार हमारे यहाँ कितना है, N2 के बराबर। या हम यहाँ पर देखें तो यहाँ N2 के बराबर है, जहाँ डिमांड फॉर लेबर ज़्यादा है, सप्लाई फॉर लेबर कम है। ठीक है, तो यहाँ हमारी वास्तविक कीमत W/P2 के बराबर है, यानी बहुत ऊंची है, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है। अब डिमांड ज़्यादा है तो ऐसे में दूसरे श्रमिक यानी श्रमिक अपनी पूर्ति को बढ़ाएंगे और बढ़ाते बढ़ाते यहाँ आएंगे, और श्रम की पूर्ति बढ़ने से भी उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन का स्तर बढ़ के N1 हो जाता है और उत्पादन का स्तर O1 हो जाता है और रोज़गार ON1 हो जाता है। और यहाँ उत्पादन श्रम की डिमांड और सप्लाई यानी श्रम की पूर्ति और मांग दोनों बराबर हैं, और वास्तविक मजदूरी पहले से कम होकर के W/P1 के स्तर पर आ जाती है और रोज़गार बढ़ के N2 से N1 हो जाता है। तो ये हमारा इसको रेखा चित्र के द्वारा इन्होंने बताने का प्रयास किया है। अब हम आगे बात करें प्रतिष्ठित रोज़गार सिद्धांत के मुख्य तत्व या उनकी विशेषताओं की। तो सबसे पहली बात हमारी इसमें आती है वो है कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोज़गार एक सामान्य अवस्था होती है। दूसरी बात है कि से का नियम पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न कर लेती है, ये प्रतिष्ठित रोज़गार सिद्धांत का मुख्य आधार है। तीसरा, प्रतिष्ठित रोज़गार सिद्धांत में स्वचालित और स्वयं समायोजित अर्थव्यवस्था की कल्पना की गई है, जिसमें मांग और पूर्ति स्वतः संतुलन स्थापित कर लेती है। अर्थव्यवस्था में जो कुछ भी उत्पादित किया जाता है वो सब उपभोग व्यय और पूंजीगत व्यय से उत्पन्न मांग के कारण बिक जाता है। चौथी बात है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में सामान्यतः अति उत्पादन असंभव है, क्योंकि प्रत्येक उत्पादन प्रक्रिया से जितना उत्पादन और पूर्ति बढ़ती है, उत्पादन प्रक्रिया में लगे उत्पत्ति के साधनों को पारिश्रमिक के रूप में आय के रूप में प्राप्त होती है, और उससे वो अपने उपभोग को बढ़ाकर उपभोग वस्तुओं और पूंजीगत वस्तुओं पर खर्च करके पूर्ति के बराबर मांग का निर्माण कर लेते हैं। इसलिए यहाँ अति उत्पादन असंभव है। पांचवी बात ये कहते हैं कि जब अति उत्पादन संभव नहीं है तो सामान्य बेरोजगारी भी संभव नहीं हो सकती। अनैच्छिक बेकारी, सरकारी हस्तक्षेप या मजदूरी दरों में कठोरता की अवस्था में ही उत्पन्न हो सकती है, अदरवाइज़ कभी भी बेरोजगारी नहीं होगी।
छठी बात ये करते हैं कि अल्पकाल में अगर संघर्षात्मक बेरोज़गारी या मजदूरी दरों में वृद्धि की मांग अथवा कटौती के विरोध में ऐच्छिक बेरोज़गारी है, तो वो आर्थिक शक्तियों से कुछ ही समय में पूर्ण रोज़गार अवस्था में तब्दील हो जाएगी। यानी ये जो संघर्षात्मक बेरोज़गारी है, ये भी इन बेरोज़गारों को भी रोज़गार प्राप्त हो जाएगा। सातवीं बात है, प्रतिष्ठित रोज़गार सिद्धांत एक दीर्घकालीन सिद्धांत है, ये अल्पकालीन समस्या का विश्लेषण नहीं कर पाता है। आठवीं बात है, प्रतिष्ठित रोज़गार सिद्धांतों में बचत और विनियोगों में समानता ब्याज दर के द्वारा स्थापित होती है। नवीं बात है, मजदूरी में कटौती द्वारा बेकारी का समापन व पूर्ण रोज़गार की स्थापना की जा सकती है, क्योंकि मजदूरी में कटौती से लागत कम होगी और वस्तुएं सस्ती होगी, अतः मांग बढ़ेगी और अधिक उत्पादन करने पर लोगों को रोज़गार देकर पूर्ण रोज़गार के स्तर पर पहुंचा जा सकेगा। आगे का कल देखेंगे।